नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के गद्य भाग की बात करना चाहते हैं और गद्य भाग का एक अध्याय है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये जो कहानी है इसके रचयिता हैं, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1880 में और मृत्यु हुई है 1936 में। ये कथाकार हैं, कथाकार मतलब कहानी लिखने वाले, और उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। यानी ये नॉवेल्स लिखते थे बहुत ज़्यादा और इतने प्रभावी इन्होंने वर्णन किया है समाज का, दलित समाज का, शोषित समाज का, तो इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य वर्ग का, सामान्य जनता का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनका जो मूल नाम है, ठीक है, इनका मूल नाम है धनपत राय। मूल नाम इनका था धनपत राय, ठीक है, ये इनका मूल नाम है। और उर्दू में जब ये रचनाएं लिखते थे तब इनका नाम इन्होंने रखा था नवाब राय, ठीक है। तो मूल नाम, वास्तविक नाम इनका धनपत राय था। फिर उन्होंने उर्दू में भी रचनाएं लिखी तो इनका नाम हो गया नवाब राय। और उर्दू की एक रचना थी सोजे वतन। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब ये सोजे वतन नाम की रचना लिखी गई और इतना प्रभावी रचना वो कहलाई, और उस रचना से भारतीय लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, जोश से भर गए। इसलिए उन क्रांतिकारियों में जोश भरने के कारण इस रचना को, इस पुस्तक को, सोजे वतन नाम की पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं वो बहुत अच्छे उपन्यास हैं। कुछ नाम हैं जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ऐसे बहुत से इनके उपन्यास हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो ये है प्रेमचंद का परिचय। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कहानी है, दो बैलों की कथा है, उसमें क्या बताया गया है, इस कहानी का तथ्य क्या है या संदेश क्या है, समझिए। तो यहाँ तीन प्रमुख बातें बताई गई है इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, कृषक समाज और पशुओं के मध्य भावात्मक संबंध को उकेरा गया है, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है, मुख्य कैरेक्टर झूरी है, वो क्या करता है, अपने दो बैलों को, हीरा और मोती को क्या करता है, इतने प्रेम पूर्वक रखता है, वात्सल्य करता है, अर्थात पुत्रवत प्रेम करता है, और उसकी पीड़ा, उनकी पीड़ाओं को समझता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर में, इस कहानी में किसानों और पशुओं के मध्य जो भावात्मक संबंध होता है, उस संबंध के बारे में बताया गया है कि वो बिना बोले भी एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। कौन? किसान उस पशुओं की बात को समझ लेते हैं, उसके दिल के हाल को समझ जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता हेतु निरंतर संघर्ष आवश्यक है। यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं उनमें स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो स्वतंत्रता है वो सहज ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। किस प्रकार? जैसे कहा गया कि 1857 से लेकर आज़ादी का पहला जो संग्राम था 1857, 1857 से लगाकर इतने समय, लंबे समय से लेकर 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो लेखक कहता है कि एक दिन में हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है, उसके लिए बहुत लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और किस प्रकार? जिस प्रकार वो हीरा और मोती, दो बैल भी क्या करते हैं, कई बार उनको पकड़ लिया जाता है, झूरी के ससुराल में भी उनको कैद करके रखा जाता है, और मवेशी खाने में भी उनको, यानी कांजी हाउस में भी कैद करके रखा जाता है।
फिर भी वो संघर्ष करके अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, झूरी के पास पहुंच जाते हैं। कैसे? निरंतर संघर्ष के द्वारा। और क्या कहा गया है कि पशुओं के माध्यम से मानवीय गुणों की ओर संकेत किया गया है। इनकी कहानी में पंचतंत्र के जैसे ही या हितोपदेश के जैसे ही, जिस प्रकार पंचतंत्र में हितोपदेश में पशु और पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को अच्छा जीवन जीने का, श्रेष्ठ जीवन जीने के संदेश दिए गए हैं, उसी प्रकार प्रेमचंद ने भी इन दो पशुओं के माध्यम से, हीरा और मोती के माध्यम से ये समझाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य एक श्रेष्ठ जीवन, एक श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास कर सकता है। तो ये तीन बातें यहाँ प्रमुख रूप से दर्शाई गई हैं इस कहानी में। तो आइए समझते हैं इस कहानी में क्या कहा है। तो सबसे पहले इस कहानी को बताने से पहले यहाँ पर एक भूमिका बनाई गई है, प्रस्तावना दी गई है। क्या समझाया गया है कि लेखक ने कहा है कि कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कथन कहा है मुंशी प्रेमचंद ने। क्यों कहा है समझिए। और कहा है कि जब हम कभी कहते हैं कि परले दर्जे का बेवकूफ किसी को कहना चाहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ अर्थात अत्यधिक मूर्ख, तो जब हम किसी को परले दर्जे का, श्रेष्ठ कोटि का, उच्च कोटि का बेवकूफ कहना चाहते हैं, अर्थात वो बिल्कुल मूर्ख है, बहुत ज्यादा मूर्ख है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी तुलना हम गधे से कर देते हैं। ठीक है ना? अत्यधिक मूर्ख जब किसी को बताना होता है तो हम उसको गधा बता देते हैं। तो लेखक कहता है कि वो जो गधा है वो मूर्ख नहीं है बल्कि अत्यधिक सीधा है। ठीक है ना? लेखक के अनुसार वो उसके सीधेपन का फायदा उठाया जाता है, किसी भी प्रकार की उसको घास दी जाती है वो खा लेता है, सहज रूप में खा लेता है, कोई नानुकुर नहीं करता है। ठीक है ना? तो इसलिए उस गधे को बेवकूफ या मूर्ख नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि क्या कहा जाना चाहिए? सीधा कहा जाना चाहिए। और लेखक ने कहा है इस प्रकार सीधा होना भी गलत हो सकता है। ठीक है ना? सीधापन भी, अत्यधिक सीधापन भी क्या हो सकता है? संसार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना? जिस प्रकार गधे के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है ना? और भी बहुत सीधे जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता है तो गली हमारे घर पर आता है तो उसको हम कोई भी रोटी देते हैं, ठीक है ना, तो वो खा लेता है। और गाय होती है, गाय भी सीधी होती है। ठीक है ना? उसका स्वभाव बिल्कुल सरल है। लेकिन कुत्ते और गाय से ज़्यादा भी सीधा किसको बताया गया है? गधे को बताया गया। वो बिल्कुल ही सीधा होता है। ठीक है ना? उसका स्वभाव बहुत ही सरल है, बहुत ही वजन उस पर हम डाल सकते हैं और वो उफ तक नहीं करता है, केवल वो उसके काम में निरंतर गतिशील रहेगा। ठीक है ना? तो लेखक क्या कहता है कि इस प्रकार का सीधापन भी कई बार क्या होता है? गलत हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है ना? जिस प्रकार गधे के लिए भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना? उससे अत्यधिक काम करवाया जाता है। तो उसी प्रकार गधे के समान ही जो भारतीय लोग हैं वो भी क्या होते हैं? स्वभाव से सरल होते हैं, सीधे होते हैं। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा? अफ्रीका में भी अपमान झेलना पड़ा। गांधी जी को जिस प्रकार क्या करना पड़ा? ट्रेन से फेंक दिया गया। ठीक है ना? अपमान झेलना पड़ा। उनकी चमड़ी काली होने के कारण वहाँ काले लोगों से भेदभाव किया गया। अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी इसी प्रकार भेदभाव किया गया, अपमान किया गया भारतीयों का। ठीक है ना? वो किस कारण से किया गया? क्योंकि भारतीयों का स्वभाव अत्यधिक सरल होता है, इसलिए। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि अत्यधिक सीधापन भी संसार के लिए क्या हो सकता है? उपयुक्त नहीं होता है। और क्या कहा है कि गधे की तुलना
लेखक ने ऋषि और मुनि से की है, साधुओं से की है। किस प्रकार की है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखक ने गधे को ऋषि मुनि के समान क्यों बताया है? ऋषि मुनि तो बड़े पूजनीय होते हैं। तो जिस प्रकार जो ऋषि मुनि हैं वो बिल्कुल एक ही भाव में लीन रहते हैं, किसी प्रकार की वो तपस्या में जब लीन हो जाते हैं तो किसी प्रकार के मौसम का उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ही मुद्रा में वो खड़े रहते हैं, एक ही मुद्रा में वो बैठे रहते हैं, किसी प्रकार का लोभ और लालच उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उसी प्रकार जो गधा है वो भी क्या करता है? सदा उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद का भाव रहता है। ठीक है ना? विषाद का तात्पर्य है दुखी होना या गंभीर भाव रहता है उनके चेहरे पर। कभी गधे को हंसते हुए हमने नहीं देखा कि वो हंसता होगा। उसके चेहरे पर क्या होता है? सदैव एक विषाद की भावना रहती है, अर्थात गंभीर भावना रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की ऋषि और मुनियों के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव रहता है। और वो गधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऋषि और मुनियों के समान ही समान भाव से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए गधे में भी क्या है? एक स्थायी भाव होता है, स्थायी विषाद होता है, समान भाव से वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। नेक्स्ट क्या है? अब होती है कहानी हमारी स्टार्ट। कहानी में बताया कि ये गधे से आते हुए फिर बात आती है बैलों तक। लेखक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मूर्ख या सबसे ज़्यादा सीधा जो होता है वो गधा होता है, और उससे दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो थोड़ा कम सीधा होता है वो बैल होता है, उसका दूसरा नंबर आता है। तो बैल के लिए क्या क्या कहा है कि बैल जो है वो थोड़ा कम बेवकूफ़ होता है और गधे का छोटा भाई है। गधे का छोटा भाई क्यों कहा? कि गधा जो है वो बहुत ज़्यादा सीधा होता है और बैल जो है वो थोड़ा कम सीधा होता है। और बैल को बछिया का ताऊ भी कहा गया है, यानी बछड़े का ताऊ। ठीक है ना? तो बैल की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ दो बैलों की बात हो रही है। दो बैल कौन है? वो बैल हैं हीरा और मोती। दो बैल हैं यहाँ कहानी के मुख्य पात्र, और वो क्या हैं? पछाई जाति के बैल हैं। ठीक है ना? पछाई जाति के दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती, और उनका मालिक कौन है? उसके मालिक का नाम है झूरी। झूरी उनका पालन पोषण करता है। और वो जो दोनों बैल हैं, कहा गया है कि वो हृष्ट पुष्ट थे, मजबूत उनका शरीर था। ठीक है ना? दोनों आज सुंदर दिखते थे और मजबूत भी था उनका, स्ट्रांग भी शरीर था, और परिश्रमी भी थे। जितना भी उनसे काम करवाया जाता था वो हंसी खुशी कर देते थे, मेहनती बहुत थे वो। और ये क्या करते थे? मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, मौन रहते थे, वो बोलते नहीं थे, कोई भाषा का ज्ञान उनको नहीं था जैसा मनुष्यों में होता है, वैसा कोई ज्ञान उनमें नहीं था। वो क्या करते थे? चुप रहकर ही मूक भाषा में ही या मौन भाषा में ही वो विचारों का विनिमय करते थे। क्या करते थे? आदान और प्रदान, विचारों को आदान प्रदान करते थे। कौन? हीरा और मोती एक दूसरे से जब वो बात करते थे तो बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के ही वो क्या करते थे? अपने हृदय के विचारों को, अपने दिल की बातों को दूसरे तक पहुंचा देते थे। किस प्रकार पहुंचा देते थे? उनमें इतनी समझ थी, इतनी बॉन्डिंग हो गई थी, इतना मजबूत रिश्ता हो गया था। और उनके लिए लेखक ने कहा है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, एक छुपी हुई शक्ति थी। किसमें? हीरा और मोती में एक गुप्त शक्ति थी। हीरा और मोती में एक सामान्य से बैल है वो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी। कौन सी शक्ति? जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी उस शक्ति से वंचित है।
मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कहता है कि मैं सभी जीवों में श्रेष्ठ हूं। मनुष्य ऐसा दावा करता है, कहता है कि जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो सब क्या हैं? उन सभी प्राणियों में ये जो मनुष्य है ऐसा दावा करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। क्यों हूं? मेरे अंदर दिमाग है, ऐसी विशेष बात मेरे अंदर है। लेकिन लेखक कहता है कि इन सभी प्राणियों में जो श्रेष्ठ है वो जो मनुष्य है, उस मनुष्य के पास भी ऐसी गुप्त शक्ति नहीं है। वो मनुष्य ऐसी गुप्त शक्ति से वंचित है, रहित है। कौन सी गुप्त शक्ति से? ऐसी गुप्त शक्ति जो उन दोनों में थी। कौन दोनों में? उन हीरा और मोती नामक दो बैलों में एक ऐसी शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? मूक रहकर, चुप रहकर ही अपने विचारों का आदान और प्रदान करना। तो वो किस प्रकार थी? वो बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे थे और इतना प्रेम हो गया था उन दोनों के अंदर कि वो एक दूसरे के दिल का हाल आसानी से बिना बताए ही समझ लेते थे। ठीक ना? वो इतना ज़्यादा उनमें प्रेम था कि वो दोनों ही जब खेत में काम करते थे तो दोनों ही हल में एक साथ काम करते थे और एक साथ ही अब चारा खाने के लिए नीचे सिर करते थे, एक साथ ही सिर उठाते थे। ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम उनमें हो गया था। तो उनमें वो क्या करते थे? चुप रहकर भी एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। और क्या कहा गया है कि जब उन दोनों को साथ में रखा जाता था और दोनों को, हीरा और मोती को, उसका जो मालिक था, झूरी था, वो भी अत्यधिक प्रेम करता था और उस प्रेम के कारण कठिन कार्य भी उनसे आसानी से करवाया जाता था। तो एक बार क्या होता है, एक दिन ये झूरी क्या करता है, उन दोनों बैलों को क्या कर देता है? अपने ससुराल में भेज देता है। ठीक है ना? तो ससुराल से उस झूरी का एक साला आता है और उस साले का नाम क्या है? गया। उस साले का नाम है गया। तो झूरी जब अपने साले को बुलवाता है कि आ जाओ और हमारे घर से इन दोनों बैलों को आप ले जाओ, ठीक है? तो वो गया आता है और उन दोनों बैलों को, गोई का मतलब बैलों की जोड़ी, ठीक है? बैलों की जोड़ी थी, हीरा और मोती की दोनों, तो उसको कहते हैं गोई। तो उन गोई को, उन बैलों को, दोनों बैलों को वो क्या करता है? गया प्रसाद लेकर जाता है। लेकिन जब वो उसके द्वारा उसको ले जाया जाता है, उन दोनों बैलों को, दोनों बैल उसका विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। किस प्रकार करते हैं? बोलते नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों से, अपनी क्रियाओं से, अपनी एक्टिविटी से ऐसा दर्शाते हैं कि भाई हमें क्यों ले जा रहे हो। और वो शायद अपने मालिक झूरी से भी ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें क्यों भेज रहे हो अपने ससुराल, हमें अगर और कुछ मेहनत करवानी है तो थोड़ी और मेहनत करवा लो, थोड़ा कम खाना दे देना, कम चारा दे देना, लेकिन हमें आपके पास ही रखो। क्यों रखो? क्योंकि हमें आपके जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद है। ठीक है ना? प्रेम और श्रद्धा हमको चाहिए, प्रेम का भाव हमको चाहिए। ठीक है ना? तो हमें मत भेजो। और इस प्रकार, लेकिन वो जब गया है वो उनको ज़बरदस्ती उनको ले जाना चाहता है, उनकी रस्सी को आगे से आगे खींचता रहता है और दोनों बैल क्या करते हैं? वो पीछे की तरफ खींचते रहते हैं। और इस प्रकार जब वो मेहनत उसने की गया ने, तो उस गया को क्या आ गया? दांतों पसीना आ गया। ये एक प्रकार का मुहावरा है, दांतों पसीना आ जाना। किसको आ गया? गया को। क्यों आ गया? कि दांतों पसीने आ जाने का मतलब है अत्यधिक मेहनत करना।
अत्यधिक जोर लगाना, अत्यधिक उसको जोर लगाना पड़ा, तो उसको दांतों पसीना आ गया, दांतों में भी पसीना आ जाना, अर्थात अत्यधिक जोर लगाना, अधिक मेहनत करना, ठीक है ना। तो उस गया को, उन दोनों बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात उसको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ी। और किसी प्रकार येन केन प्रकारेण वो गया अपने घर पर उन दोनों को ले जाता है, वहाँ पर ले जाकर उनको बांध देता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, वहाँ जाने में असंतुष्ट थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको अपने मालिक झूरी के पास ही रहना था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, तो दोनों बैलों ने क्या किया, एक दूसरे को, जब वो बंधे हुए थे, ठीक है ना, टाइट बांध दिया गया उनको, तो उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखने का मतलब है तिरछी नजर से देखना, ठीक है ना, नजर उठाए नहीं, फेस टू फेस बात नहीं हुई, लेकिन वो तिरछी नजरों से वो एक दूसरे को देख रहे थे। कौन, हीरा और मोती। क्यों देख रहे थे, इसका मतलब है कि वो प्लानिंग कर रहे थे। क्या प्लानिंग कर रहे थे, कि हमें वापस यहाँ से भाग जाना है, ये जो रस्सी हमको बांध दी गई है इसको हमें तोड़ना है किसी भी प्रकार, और अपने मालिक के पास पहुँच जाना है। और फिर क्या हुआ, तो कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, तो क्या होता है, पूरी जो ये कायनात है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो भी हमारे क्या है, पक्ष में हो जाता है। सारी जो शक्तियां हैं हमें सकारात्मक लगने लगती है। अगर हम खुद पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो हमें सारे काम सरल लगने लगते हैं और हमारे अंदर दुगुनी शक्ति आ जाती है और हम वो कार्य आसानी से कर लेते हैं। उसी प्रकार ये जो दोनों बैल थे वो अपने घर पर अर्थात झूरी के घर पर वापस जाना चाहते थे, इसलिए उनमें दुगुनी शक्ति आ गई थी। लेखक ने क्या कहा है कि रस्सी को तोड़ते समय दोनों में दूनी शक्ति आ गई थी। कौन दोनों में? उन दोनों बैलों में, हीरा और मोती में। दूनी शक्ति कैसे? क्योंकि उनमें जोश आ गया था, उत्साह पैदा हो गया था किसी भी काम को करने का, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उन दोनों बैलों में एक अधिक उत्साह और एक जोश आ गया और उस जोश के कारण क्या हो गया, उस मोटी रस्सी को भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको आसानी से तोड़ दिया खींचकर। और फिर क्या हुआ, और फिर दोनों वो क्या हो गए, पूरी रात को वहाँ से निकल गए शाम को, और फिर वो पहुँच गए अपने घर पर अर्थात झूरी के घर, अपने मालिक के घर पर। और जैसे ही सुबह वो झूरी देखता है उठकर अपने घर में, तो वो पाता है कि ये दोनों जो बैल हैं वो तो मेरे घर पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। इनको तो मैंने अपने ससुराल में भेज दिया था, अपने साले के साथ में, गया के साथ में भेज दिया था, और ये वापस यहाँ कैसे आ गए? सुबह सुबह मुझे दिखाई दे गए, यहाँ ये खड़े हुए हैं अपने चारा खाने के स्थान पर, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों हीरा और मोती वो क्या कर रहे हों, उन दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था, ठीक है ना। क्या था उनकी आंखों में? स्नेह, प्रेम था। किसके प्रति? अपने मालिक झूरी के प्रति, कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपने हमको अपने ससुराल भेज दिया, ऐसा क्यों कर दिया? हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम यहीं रहेंगे। तो उनकी आंखों में एक प्रेम झलक रहा था। कैसा प्रेम था? विद्रोह से युक्त प्रेम था, कि हमने विद्रोह कर दिया है। किसके प्रति विद्रोह कर दिया? आपके साले गया के प्रति हमने विद्रोह कर दिया, हम वहां से भाग कर आ गए हैं, ठीक है ना। तो उन हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह से युक्त
प्रेम झलक रहा था। प्रेम किसके प्रति था? अपने मालिक जूरी के प्रति। और विद्रोह किसके प्रति था? उस जूरी के साले अर्थात गया के प्रति, कि हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है ना। और वो सब इस प्रकार वो जो दोनों बैल थे वही रह गए और खुश प्रतीत हो रहे थे। और जब गांव वालों ने उसको सुना कि दोनों जो बैल हैं वो वापस आ गए हैं, तो ये जो घटना थी, ये घटना गांव के इतिहास में अभूतपूर्व नहीं होते हुए भी महत्वपूर्ण थी। ये घटना क्या थी? महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि दो बैल जो हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं? उनको किसने रास्ता बताया होगा? इतने दूर वो चले गए हैं और वो किस प्रकार अपने मालिक के पास लौट के आ गए हैं? कितना प्रेम है दोनों के अंदर अपने मालिक के प्रति। तो ये जो घटना है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब है कि जो पहले नहीं हुई हो, भूतकाल में पहले नहीं हुई हो। तो लेखक ने क्या कहा है कि ये घटना अभूतपूर्व नहीं थी, अर्थात पहले भी हो चुकी थी। अर्थात कोई बैल जो है, कोई पशु का अपने मालिक के पास आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटना पहले भी हो चुकी है, अभूतपूर्व नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अभूतपूर्व नहीं होते हुए भी ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना। ये घटना, इस घटना को महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि बैलों का अपने मालिक के पास आ जाना एक बड़ी, एक विशेष बात है। इसलिए इसके लिए गांव वालों में जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे में एक आनंद का माहौल जाग गया। ठीक ना। और वो सब उनको, उन दोनों बैलों को कुछ ना कुछ मिठाई या कुछ खिलाने लगे, उनका स्वागत करने लगे, अभिनंदन करने लगे। लेकिन वो जूरी की जो पत्नी थी, ठीक है ना, वो मालिक था जूरी की जो पत्नी थी वो गुस्से में आ गई। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हीरा और मोती वापस आ गए, क्यों वापस आए हैं? ठीक है ना। उनको भला बुरा कहने लगी। कोई उनको भला कह रहा था, कोई उनको बुरा कह रहा था। तो जो जूरी की पत्नी थी वो भी उनको बुरा कह रही थी, क्यों आ गए वापस? ठीक है ना। इतनी थोड़ी बहुत मेहनत करवा ली होगी इन बैलों से, तो इसलिए शायद वापस आ गए। बैलों को तो मेहनत करना ही चाहिए, रगड़ कर काम में लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत काम करवा भी लिया तो क्या हो गया? ठीक है ना। तो इसलिए शायद आ गए, काम तो करते नहीं है, निकम्मे है ये। तो ऐसा जूरी की पत्नी ने कहा। लेकिन जूरी ने उनका दोनों बैलों का पक्ष लिया कि इस प्रकार मैं कितने प्रेम से रखता हूँ, प्रेम से चारा मैं देता हूँ। ठीक है ना। इसलिए मेरे प्रेम के वशीभूत होकर ये दोनों बैल मेरे पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो प्रेम है, ये जो श्रद्धा की भावना है, ये मनुष्य से नहीं जोड़ती, बल्कि ये जो पशु हैं, जानवर हैं, वो भी क्या करते हैं? प्रेम की भाषा को समझते हैं। और कोई भाषा, हिंदी और इंग्लिश भाषा वो नहीं समझते होंगे, लेकिन प्रेम की जो भाषा है, दिल की भाषा, वो जरूर समझते हैं। और इसी के वशीभूत होकर वो क्या आते हैं? मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं इन पशुओं को ठीक प्रकार से रखना अच्छी तरह से समझता हूँ। ठीक है। आगे कहानी की बात करते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।